कि नरेंद्र मोदी अहंकारी है, भाजपा अहंकारी है, भाजपा केवल झूठ बोलती आरोप लगाती है। उन लोगों ने इसको भी बढ़ावा दे दिया है। मुझे ही बहुत जगह बात इसको भी बढ़ा दिया है कि देखो संघ ने तो अब कर दिया अटैक, अब तो मोदी के खिलाफ संघ चला गया। संघ को जितना मैंने समझा है उसके काम करने का तरीका यह नहीं है कि उसको सरकार के बारे में कुछ कहना हो तो सार्वजनिक रूप से वो खड़ा होकर बोलें। उनको बात करनी होगी तो उनके कम्युनिकेशन चैनल हैं, वो सीधे बात कर सकते हैं कि कहाँ क्या होता है। लोगों ने ये मान लिया है कि वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के अंदर जैसे कुछ अहंग हो गया है, तो राहुल गांधी जी के बारे में क्यों नहीं बोलेंगे? अगर वो बोल रहे होंगे तो राहुल गांधी जी के बारे में क्यों नहीं बोल सकते हैं कि उनके अंदर अहंग हो? इसको सीधे बीजेपी से जोड़ने की बजाय इसको कांग्रेस से भी तो जोड़ सकते हैं कि अहंग है। अब एक गठबंधन की सरकार आ गई है कि देश को अगर वहां ले जाना है, दुनिया का विश्व गुरु भारत को बनना है, तो सब मिलजुल के काम करें, इसके लिए कहा है। नमस्कार, मैं हूं केशव मलान। मोदी सरकार 3.0 भले ही एक नया इतिहास बनाया हो, नया इतिहास रचा हो, लेकिन इस बीच में मोहन भागवत सरसंघचालक आरएसएस प्रमुख का बयान आना काफ़ी कुछ संकेत देता है और नसीहत भी देता है, लेकिन उसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। मोहन भागवत जी कह रहे हैं, वो भी ऐसे समय में कि जब शपथ ली हो मोदी जी ने, कि एक सच्चा सेवक को अहंकारी नहीं होना चाहिए और सेवा करते रहना चाहिए। मोहन भागवत जी का जो ये कार्यक्रम है, ये मोदी जी के शपथ के साथ नहीं जुड़ा था। ये देश को जानना चाहिए। शपथ की तिथि बाद में तय हुई है, लेकिन ये जो वहाँ तृतीय वर्ष का जो कार्यकर्ता विकास वर्ग है, पहले उसको ओटीसी बोलते थे, संघ शिक्षा वर्ग, तो वो तृतीय वर्ष का समापन है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक के दो भाषण जो हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो विजयादशमी का, एक तृतीय वर्ष प्रशिक्षण शिविर के समापन का। तो तृतीय वर्ष का समय पहले से तय था, फिर वहाँ समापन पहले से तय था। अभी अलग बात है कि उसके उस बीच में शपथ आ गया। इसलिए इस समय चूँकि राजनीति ऐसी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है और बीच में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी का एक बयान आ गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर, इसलिए उसके अर्थ निकाले जा रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक, आपके जैसे पत्रकार, श्रोता सब निकालेंगे। लेकिन उसका उस रूप में अर्थ लेना मेरी दृष्टि से इसलिए उचित नहीं है कि वो है नहीं उस रूप में। संघ को जितना मैंने समझा है उसके काम करने का तरीका यह नहीं है कि उसको सरकार के बारे में कुछ कहना हो तो सार्वजनिक रूप से वो खड़ा होकर बोलें। उनको बात करनी होगी तो उनके कम्युनिकेशन चैनल हैं, वो सीधे बात कर सकते हैं कि कहाँ क्या होता है। ये संघ के जो लोग जानते हैं कि काम कैसे होता है, उनको पता है। लेकिन ये है कि अब चूंकि एक संघ इतना बड़ा संगठन है तो वो जो कुछ भी सरसंघ चालक बोलेंगे तो उस पर तो बहस बनेगा। उन्होंने एक जो होता है कि एक देश के एक स्टेट्समैन की तरह एक ऐसे समय में जब देश में तनाव बना हुआ है, राजनीतिक तनाव हो, अनेक प्रकार की बातें हो रही हैं, नकारात्मकता देश में बढ़ रही हो, उसमें उन्होंने एक कोशिश की है कि वो सब शांत होकर के देश में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बने और लोग मिलजुल के काम करें। जो जैसे जिस पंक्ति की आप बात कर रहे हैं, अभी मैंने उसको देखा है, उसमें लिखा, उन्होंने कहा है कि चुनाव सहमति बनाने की प्रक्रिया है। सहचित संसद में किसी भी प्रश्न के दोनों पहलू सामने आए, इसलिए ऐसी व्यवस्था है कि चुनाव अगर हम लड़ते हैं तो दोनों पहलू उसमें सामने आता है। संसद में किसी भी प्रश्न का दोनों पहलू हो, इसलिए सहचित्त की वो बात करते हैं। और आगे जो बात कही जा रही है ना, कि उन्होंने बोल दिया है, चुनाव प्रचार में जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना, तकनीकी का दुरुपयोग, असत्य प्रसारित करना ठीक नहीं। विरोधी की जगह प्रतिपक्ष कहना चाहिए। आप जब चुनाव लड़ते हैं तो एक दूसरे पर हमले करते हैं, दूसरे की बखिया उधेड़ते हैं, जो नहीं है वो भी बोलते हैं, उसमें सच और झूठ दोनों होता है। तो वही बता रहे हैं कि ये चुनाव की दृष्टि से ठीक नहीं है। संसद की जो प्रक्रिया थी इसलिए था कि दोनों पक्ष सामने आए, इसलिए चुनाव करा दो, लेकिन अंततः देश के लिए वह सहचित्त का विषय है। अब इसीलिए वो कह रहे हैं कि चुनाव के आवेश से मुक्त होकर देश के सामने उपस्थित समस्याओं पर विचार करना होगा कि अब चुनाव खत्म हो गया है, अब उससे बाहर आना चाहिए। आप किसी को विरोधी कहने की बजाय उसको प्रतिपक्ष कहें कि एक पक्ष ये है, दूसरा पक्ष ये है। उसी में वो बात कह रहे हैं कि किसी के अंदर अहंग नहीं होना चाहिए, हाँ, किसी से वो दूर नहीं होना चाहिए। ये बात उस संदर्भ में है। अब लोगों ने ये मान लिया है कि वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के अंदर जैसे कुछ अहंग हो गया है, तो राहुल गांधी जी के बारे में क्यों नहीं बोलेंगे? अगर वो बोल रहे होंगे तो राहुल गांधी जी के बारे में क्यों नहीं बोल सकते हैं कि उनके अंदर अहंग हो? इसको सीधे बीजेपी से जोड़ने की बजाय इसको कांग्रेस से भी तो जोड़ सकते हैं कि अहंग है, इसको ममता बनर्जी से भी जोड़ सकते हैं कि दूसरी ओर भी तो उतना ही अहंकार है।
अगर देखेंगे कि अहंकार की दृष्टि से अगर देखा जाए कि बाहर जो कुछ दिखता है उसमें कहाँ कहाँ अहंकार है, अगर शब्दों के हिसाब से तो अहंकार है वो। तो अगर मोहन भागवत जी बोल ही रहे हैं तो केवल नरेंद्र मोदी जी के लिए बोलेंगे, भाजपा के लिए बोलेंगे और कांग्रेस के लिए नहीं बोलेंगे, वो ममता बनर्जी के लिए नहीं बोलेंगे, वो अखिलेश यादव के लिए नहीं बोलेंगे, वो स्टालिन के लिए, एम.के. स्टालिन के लिए नहीं बोलेंगे, वो तेजस्वी यादव लालू यादव के लिए नहीं बोलेंगे। ये कैसे संभव है? ऐसा होता है कि आखिर जिससे हमारा संबंध हो केवल सार्वजनिक रूप से उसको ही टारगेट करो कि नरेंद्र मोदी अहंकारी है, भाजपा अहंकारी है, भाजपा केवल झूठ बोलती आरोप लगाती है और भाजपा को ही इससे बाहर आना चाहिए, सहचित बनाना चाहिए देश के काम करने के लिए। ये ऐसा संभव है कि क्या ऐसा उन्होंने मोहन भागवत जी ने बोला हो? अगर बोले होंगे तो सबके लिए बोले होंगे, लेकिन उसमें कोई पर्सनल टिप्पणी ही नहीं है। देश का वातावरण, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता हमारे देश में जब चुनाव होता है तो कितना संतप्त वातावरण था एक दूसरे पर, तो उस वातावरण से चुनाव खत्म हो गया है, परिणाम आ गए हैं, उससे बाहर निकल के काम करने की ज़रूरत है। और जो लोकतांत्रिक, जो संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की का ये था कि दोनों पक्ष रहें लेकिन दोनों को देश का काम करना है। तो उन्होंने तो अच्छी बात बोली है। अब उसको इस समय जो है पहले चल रहा था कि जैसे इस बार तो साहेब गए, साहेब मतलब नरेंद्र मोदी गए क्या, तो अब संघ ने तो तय कर लिया है कि अब उनको हटा देना। खूब चला है सोशल मीडिया पर, कुछ लोगों ने खूब लिखा है, तब उन लोगों ने इसको भी बढ़ावा दे दिया है। मुझे ही बहुत जगह बात इसको भी बढ़ा दिया है कि देखो संघ ने तो अब कर दिया अटैक, अब तो मोदी के खिलाफ संघ चला गया। तो इस तरह का वातावरण मैं आज एक समय लेकर के एक संघ के वरिष्ठ अधिकारी से मिलने भी गया था केंद्रीय टीम में, उनसे वैसे मुझे भी पता था, उनसे भी बात किया है, तो मुझे तो कहीं ऐसा दिखाई नहीं दिया है बातचीत में कि ऐसा कुछ है। जो आपस में जो थोड़ी बहुत बातें होती हैं वो आपस में बात करते हैं। मोहन भागवत का वक्तव्य केवल इतना ही है कि राजनीतिक दलों को दुश्मनी का भाव, एक दूसरे के विरोधी के भाव से परे उठकर केवल लीडरशिप को ही नहीं, नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि अब एक गठबंधन की सरकार आ गई है कि देश को अगर वहाँ ले जाना है, दुनिया का विश्व गुरु भारत को बनना है, तो सब मिलजुल के काम करें। इसके लिए कहा है और उसके लिए जो आवश्यक है वो संस्कृत के श्लोक सब भी बोले हैं कि अहंग नहीं चाहिए, क्या हमको नहीं करना चाहिए। इस बीच में मणिपुर की ओर चर्चा की उन्होंने विशेष रूप से, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। तो ये किसकी ओर इशारा करता है? ये क्या सीधा मैसेज आपको नहीं लगता है कि इससे पहले दिया गया होगा किसी अपने चैनल से? ऐसा नहीं है। मोहन भागवत जी ने भी और संघ ने, तो संघ के इधर जितने भी कार्यक्रम हुए हैं मैं खुद उस पर लिखा हूँ, सब में मणिपुर पर प्रस्ताव पारित हुआ है। वो चाहे अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल हो, प्रतिनिधि सभा की बैठक हो, सब में कोई ऐसे इधर नहीं हुए हैं। और संघ ने बजाबता अपने बयान मणिपुर को लेकर, जो संघ बहुत कम जारी करती है, बजाबता अपने वक्तव्य मणिपुर को लेकर जारी किए हैं। मणिपुर एक चिंता का विषय है कि इतने समय से, एक समय था लगता था कि उधर आतंकवाद खत्म हो गया है, एक समय था जब ये भी लगता था कि ये अब वहाँ से जो है, वहाँ से अफस्पा भी जगह जगह से हटा लिया गया था, सैनिक जो सुरक्षा बल थे उनकी संख्या कम कर दी गई थी। अचानक जो कुछ हुआ है उससे चिंतित तो होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बड़ा संगठन है, हिंदुओं का संगठन है और भारत की उसकी एक कल्पना है, और वहाँ जब जो कुछ हुआ है तो उससे दुखी तो होंगे। और ये तो किसी भी सरकार को करना है, विपक्ष को करना है, सरकार को अपनी भूमिका निभानी है। तो ये तो और अच्छी बात है कि डॉक्टर मोहन भागवत वहाँ कार्यक्रमों में उठा रहे हैं कि कैसे ऐसा हो गया, इसका समाधान होना चाहिए। लेकिन इसको ये मान लेना कि ये सरकार की आलोचना है, और सरकार की अगर मान लीजिए सरकार से कहीं कोई भूल होती है तो उसकी आलोचना में क्या हर्ज है। सरकार की आलोचना भी की जाए तो उसका ये अर्थ नहीं होता है कि हम सरकार के विरुद्ध हैं और सरकार को हटाना चाहते हैं। कोई भी सरकार अगर उससे भूलें होती हैं तो उसकी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन ये विषय आलोचना से ज़्यादा इस बात का है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मणिपुर को शांत होना चाहिए कि नहीं हो, चाहे दुनिया में ये विषय उसको बनाया गया है। इस बार विपक्षियों ने भी हमले किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ जीती नहीं है चुनाव मणिपुर में। तो अब सवाल यह है कि मणिपुर की ये स्थिति है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी क्षतिकारक है, क्योंकि मणिपुर को देश भर में इशू बनाया गया है, दुनिया भर में इशू बनाया गया है। भारत विरोधी शक्तियों ने प्रचार किया है कि वहाँ जो है कैसे ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं, तो फलाने पर हो रहे हैं, तो कुकी समुदाय जो है वो ईसाई समुदाय है, जबकि कुकियों में सारे ईसाई नहीं है।
ये गलतफहमी है। वो हिंदू और ईसाइयों का भी संघर्ष नहीं है मणिपुर में, इसको भी गलत तरीके से ये बनाया गया है। उसमें देश विरोधी शक्तियाँ शामिल है। वो जो संगठन है उनका एक अलग सपना है, अलग से इजराइल की तरह एक देश बनाने का, उसमें विदेश का सपोर्ट भी है। लेकिन कुछ भी होते हुए मणिपुर शांत हो, ये उनकी इच्छा है। संघ की प्रचार विभाग जो है उसने जब मणिपुर से वो लोग आए थे यहाँ, तो उनसे बातचीत करने के लिए पत्रकारों को भी आमंत्रित किया था। और वो कई बार पत्रकारों को भी बुलाए हैं, बुद्धिजीवियों को बुलाए हैं कि मणिपुर के बारे में पॉजिटिव लिखा जाए, ताकि वहाँ किसी के पक्ष और विपक्ष में न लिखा जाए, जिससे वहाँ का वातावरण खराब हो और वहाँ शांति में सबकी भूमिका हो। उनके लोग भी वहाँ शांति के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं, करते ही रहते हैं। तो इसलिए वो वक्तव्य इतना ही है। इस समय मुझे ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता है जिससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सीधे सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा कर दे, नरेंद्र मोदी को अहंकारी बता दे, पार्टी को अहंकारी बता दे और ये बातें विपक्ष पर लागू नहीं हो। तो मैं फिर दोहराऊंगा कि मणिपुर सरकार की अपनी भूमिका है। मोहन भागवत जी ने जो कुछ कहा है वो इस देश के हर नागरिक के लिए है, वो विपक्ष के लिए है, वो सरकार के लिए भी है। इस दृष्टि से वही लोग कर रहे हैं जो पहले प्रचार किए थे कि भारतीय जनता पार्टी तो इस बार पूरी तरह गई, राहुल जी तो अब प्रधानमंत्री बन गए। पूरा एक अभियान चला यहाँ के लुटियंस मीडिया ने, खान मार्केट गैंग ने, सब ने वो अभियान चलाया और उसका कुछ असर भी हुआ कि एक बड़ा झूठ जो था कि देश में संविधान खत्म हो जाएगा, देश में आरक्षण खत्म हो जाएगा, वो दलितों के बीच कुछ गया। ये जो है जोगी जी को हटा देंगे, वो जोगी जी के समर्थकों के बीच भी कुछ गया है। सारे झूठ चले हैं, कुछ चल गए हैं। लेकिन उस झूठ के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिली, अलग बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गए हैं। तो अब आगे क्या करना है? तो मोहन जी ने एक भाषण दे दिया। ये बात बिल्कुल मैं दोहराऊंगा कि संघ का जो प्रशिक्षण वर्ग है वो पहले तय हो जाती है, उसकी तिथि आपको पता है, वो 6 महीने 8 महीने के सब पहले तय होती है। तो उसका समापन दिवस भी पहले से तय होगा। डॉक्टर मोहन भागवत सरसंघचालक जी का भाषण भी पहले से तय होगा। उस समय यह ध्यान भी नहीं रहा होगा कि उसी समय चुनाव परिणाम आएगा और शपथ ग्रहण होगा। तो इसलिए उस रूप में जब वो इसलिए और वो भाषण वो स्वयंसेवकों के लिए भी बोलते हैं ना, दुनिया भर के स्वयंसेवक सुनते हैं, तो ये उसके लिए भाषण था। इसको नकारात्मकता से, इसको आम दलीय राजनीति से ऊपर उठ के देखना पड़ेगा, तब ये समझ आएगा। और संघ जैसे सोचता है भारत के बारे में, संघ के नज़रिए से इसको जब सोचेंगे, संघ और भाजपा की दृष्टि से जब सोचेंगे, आप अगर ये मान लेंगे कि जेपी नड्डा जी ने कह दिया है कि अब हमको संघ की ज़रूरत नहीं है और संघ ने उसको मान लिया है उसी रूप में और संघ नाराज हो गई है, ऐसे कोई बड़ा संगठन काम नहीं करता है।